औरत का हसीन वजूद अच्छे अच्छों को बहका देता है। मैं भी एक ऐसे ही हुस्न के मुजस्मे का दीवाना बन गया था। वो हुस्न की देवी कोई और नहीं बल्कि मेरी मालकन थी, जिसे अगर कोई मर्द एक बार देख लेता तो नजरें चुराना मुश्किल हो जाता। मेरा तो फिर कुछ दिन रात का साथ था। 24 घंटे में अपनी मालकन के पास ही होता था। ऐसे में कैसे उनकी खूबसूरत वजूद से अपनी नजरें चुरा सकता था, कैसे मैं अपने अंदर की ख्वाहिशात को खुद दफना सकता था। लेकिन फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं अपनी मालकिन के साथ वफादार रहूं। लेकिन एक रात मैंने मालकिन को ऐसे लिबास में देख लिया कि फिर अपने जज्बात पर काबू ना कर सका। मेरे लिए मुश्किल हो गया। उस रात मैं गलती से मालकिन के कमरे में किसी ज़रूरी काम से गया था। जब मैंने मालकिन को बिस्तर पर नीम दराज देखा, वो जिस किस्म के लिबास में थी उसमें बहुत ज़्यादा क़यामत ढा रही थी। उनकी खूबसूरती पूरी तरह वाजिया थी। मुझे देखकर वो उठकर तो बैठ गई, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कोई चादर न डाली। इसी तरह बिस्तर पर बैठी मेरी जानब देखती रही और मैं उनसे अपना मसला बयान किया। मेरी बात सुनकर वो धीरे से उठी और अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर मेरी जानब बढ़ा दिए और कहने लगी, अपने गांव भिजवा दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खामोशी से मालकिन के हाथों से पैसे पकड़े तो उनकी नरम और मुलायम गुजार उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा गई। मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर का मर्द मजबूर करने लगा कि मैं हाथ बढ़ाकर मालकिन को हासिल कर लूं। लेकिन मालकिन मुझे पैसे देने के बाद दोबारा बिस्तर पर नीम दराज हो गई थी। सामने बड़ी सी एलडी पर कोई इंग्लिश मूवी लगी हुई थी और मालकिन का ध्यान दोबारा उस जानब हो गया। मैंने मालकिन के खूबसूरत वजूद से नजरें चुराते कमरे से बाहर का रुख किया, लेकिन मेरे सारे जिस्म से पसीना फूट पड़ा था। मैंने वो पसीना तो अपने कमरे की अलमारी में संभाल कर रख दिए, लेकिन अपने जज्बातों को ना संभाल सका। मैं बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। इतने में इंटरकॉम पर मालकिन का फ़ोन आया और कहने लगी, मेरे लिए दूध का गिलास ले आओ। मालकिन दूध इस वक्त मांगती थी जब वो पूरी तरह नींद में होती और इन्हें सोना होता। मैंने मालकिन को देने के लिए बावर्ची खाने से दूध का गिलास उठाया तो कुछ ख्याल आने पर साथ ही कैबिनेट में रखी नींद की दवा में एक गोली निकाल कर इसमें मिला दी। और ये दवा दिन पहले ही मैंने ला कर रखी थी, क्योंकि अक्सर ही मुझे रात को नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा था कि अगर किसी रात नींद ना आए तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे ये भी ख्याल नहीं आया था कि यह दवा मेरे किसी और तरह काम आएगी। मैंने दूध के गिलास में गोली मलाई और फिर मालकिन के कमरे में पहुंच गया। कहने को मैं सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इस बंगले में नौकर बहुत कम थे, क्योंकि मालकिन अकेली औरत थी। इसलिए मेरी तनख्वाह बढ़ाकर मालकिन ने एक्स्ट्रा काम भी मुझे सौंप दिया था। बावर्ची खाना वगैरह संभालना भी आता था, इसलिए छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर दिया करता था, जिसमें एक काम मालकिन को रोज़ रात को दूध पहुँचाना भी था। मालकिन को दूध पहुंचाने के बाद ही अपने कमरे में सोने के लिए जाता था। मैंने दूध गर्म करके नींद की गोली इसमें डाल दी थी और मालकिन के कमरे में पहुंच गया था। मालकिन ने मेरे हाथ से दूध का गिलास और कहने लगी, अब तुम जाकर आराम करो, मैं अभी सो रही हूँ, सुबह मुझे ऑफिस जाना है तो तुम सुबह जल्दी उठ जाना। मालकिन की बात पर मैंने सर हिलाया और उनके कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी का शिकार हो गया। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। मुझे उस वक़्त का इंतज़ार था जब मालकिन दूध पीकर ख़त्म कर देती और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। मैं चोरी चुपके हॉल से मालकिन को देख रहा था। फिर मैंने मालकिन को दूध पीते देखा तो मुझे यकीन हो गया कि अब कुछ ही देर में वो सो जाएंगी। फिर मालकिन आंखें बंद करके लेट गई। मैंने 15-20 मिनट इंतज़ार किया और फिर उनके कमरे में दाखिल हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन जज्बात मेरे डर पर गालिब आ गए थे। मालकिन उसी लिबास में बिस्तर पर ऊँडी लेटी सो रही थी। मुझे अंदाज़ा था कि वह गहरी नींद में होंगी, इसलिए मैंने अपना यूनिफॉर्म की जर्सी उतार कर एक तरफ डाली और मालकिन के करीब हो गया। जैसे ही मैंने मालकिन के बालों में हाथ फेरा और उन्हें सीधा करने की कोशिश की, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मालकिन मैं अपने गांव का सबसे ताकतवर नौजवान, लंबा चौड़ा मजबूत, लेकिन शायद यही मेरी बदकिस्मती थी, क्योंकि मुझे जिससे मोहब्बत थी उस मुझ जैसे मर्द से शादी नहीं करनी थी। जब मैंने नईमा के लिए रिश्ता भिजवाया तो उसके घर से साफ इनकार हो गया और फिर मुझे पता चला कि नईमा ने मेरे लंबे कद की वजह से इनकार किया है, क्योंकि उसकी अपनी हाइट छोटी थी। उसका कहना था मेरे आगे वो बच्ची लगती है, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और इनकार की ये वजह सुनकर मैं बिल्कुल ही दंग रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने जिस लंबे चौड़े बदन पर मुझे नाज है, उसी वजह से मुझसे मेरी मोहब्बत छिन जाएगी। मैंने नईमा से खुद बात करने की ठानी और अगले दिन सुबह को जब वो कुएं के पास पहुंची तो मैं भी उसके पीछे पहुंच गया। मैंने उसे बहुत राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अलग ही सोच थी। कहने लगी, मेरी सहेलियां मेरियां मजाक बनाती हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं, तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े आदमी को मैं अपना शौहर नहीं चुन सकती, मुझे कोई अपने जैसे चाहिए। मैंने नईमा के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार किया, लेकिन वो अपना अटल फैसला सुना चुकी थी। और फिर मुझे 2 दिन बाद पता चला कि मेरे मुकाबले पर उसने एक मुंशी के बेटे को चुना है, क्योंकि वो पैसे वाला भी था और डील डोल में भी एक नॉर्मल मर्द था। नईमा की इस बात ने मेरा दिल ऐसे तोड़ा था कि मैं गाँव में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैंने उसी वक्त अपना सामान बांधा और अम्मा से कहा कि अब मैं शहर जा रहा हूँ, मुझसे अब इस गाँव में नहीं रहा जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हुई, कहने लगी, अपनी ज़मीनें छोड़कर क्यों जा रहे हो? अब मैं इन्हें क्या बताता कि नईमा का रोग मेरे दिल पर कैसा लगा था। अम्मा हरगिज़ भी मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि मेरा शहर में कोई जानने वाला नहीं था।
मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना मुझे कोई नौकरी मिल सकती थी। अपनी ज़मीनें छोड़कर शहर जाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं था। लेकिन जब दिल टूटा हो तो इंसान कुछ भी कर जाता है। मैंने भी बिना सोचे समझे सामान उठाया और शहर पहुंच गया। शहर में बहुत अरसा पहले मेरा एक गाँव का दोस्त आया था। बस मैं उसी का पता हाथ में पकड़ कर निकला था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे अपने साथ रख लिया। कहने लगा, तू पढ़ा लिखा तो नहीं है, तेरे पास कोई हुनर भी है, अलबत्ता तेरा ये लंबा चौड़ा कद ही तेरे कुछ काम आ सकता है। मैं तेरे लिए किसी काम की तलाश करता हूँ। और फिर एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। मैं हिम्मत हार गया, जेब में रखे पैसे भी खत्म हो गए। गाँव से अम्मा भी बार बार फ़ोन करके वापस आने का कह रही थी। और फिर मैं ना चाहते हुए भी मैंने वापसी का इरादा बांध ही लिया कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक अमीर औरत को सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। वो औरत मेरे दोस्त की मैडम थी और उसे कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था जिसकी जिसामत से ही सब खौफ ज़्यादा हो जाएं। मैंने कहा, मुझे तो बंदूक वगैरह चलाना भी नहीं आती, मैं गांव की कढ़ाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। वो कहने लगा, मैडम के ज़्यादा दुश्मन भी नहीं हैं, बस दुनिया दिखावे के लिए ही उन्हें गार्ड रखना है, इसलिए इन्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी। कल तुम मेरे साथ चलना। और फिर मैं अगले ही दिन वहाँ पहुँच गया। इतना बड़ा आलीशान बंगला था कि मैं हैरान रह गया। बाहर एक बोर चौकीदारी खड़ा था। मैंने अंदर दाखिल होकर और फिर जब मैडम ड्राइंग रूम में आई तो मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गया हूँ। मैं समझा था कि नईमा इस दुनिया की आखिरी खूबसूरत लड़की है, लेकिन मैडम को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं बिल्कुल गलत सोच रखता हूँ। खूबसूरती तो नईमा से शुरू होती थी। मैडम इतनी हसीन थी कि उनका हुस्न देखकर कोई भी महबूत रह जाता। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैडम पाँव पर पाँव रखकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। उनकी बुरी नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो रही थी। वो कहने लगी, डील डोल तो ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत लड़ाई जानते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि गांव में काफ़ी दफ़ा मैंने कुश्ती के मुकाबलों में हिस्सा लिया था। वो कहने लगी, मेरा कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन मेरी सब सहेलियों के पास ही गार्ड हैं। बस इसलिए मुझे ऐसा गार्ड चाहिए था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर नजर आए। और तुम ऐसे ही हो, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम्हें यहीं रहाइश मिलेगी, 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। तनख्वाह भी मैडम ने मुझे 25,000 रुपये कही थी, जो मेरे हिसाब से फुल वक्त अच्छी खासी थी। इसलिए मैंने इनकार न किया और उस नौकरी को अपना लिया। वैसे भी बगैर डिग्री के इस शहर में मुझे कोई काम मिलने वाला तो नहीं था और मैं वापस खाली हाथ गाँव भी नहीं लौटना चाहता था। कुछ अरसे नौकरी कर लेता तो फिर भी गाँव जाकर नईमा को गलत साबित कर सकता था। मैडम ने मुझे 2 वर्दियाँ बनवा कर दी और कहने लगी, यही तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड वाली वर्दी है, यही पहनकर तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैडम जब अपने कमरे में होती तो मैं उनके कमरे के बाहर उनके आसपास रहता और फिर वो जब कहीं बाहर जाती तो मैं उनके साथ साथ जाता। मैडम के अजीबोगरीब मजाकल थे। वो बहुत कम अपने दफ्तर जाती थी। ज़्यादातर वो किसी कैफेटेरिया में या फिर किसी शॉपिंग मॉल में घूमती फिरती रहती थी। उन्होंने मुझे डमी के तौर पर रखा हुआ था। मेरे पास जो बंदूक थी मुझे उसे चलाना भी नहीं आता था। बस मैडम के पीछे पीछे चलता और वो मेरे आगे गुरूर से कदम बढ़ाती रहती। कुछ ही दिनों में मुझे मैडम की नफ्सियात समझ में आ गई थी। वो अपनी दोस्तों में खुद को बरतर साबित करना चाहती थी। मैडम एक शादीशुदा औरत थी और ये वो सच था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अफसरदा कर दिया था। लेकिन मैडम का शौहर ज़्यादातर बाहर मुल्कों में रहता था, वो यहाँ बहुत कम ही आता था, इसलिए शायद मैडम अपना सारा वक्त शॉपिंग मॉल्स में गुजारती। कुछ ही दिन मैडम के साथ गुजारने के बाद उनकी मोहब्बत पूरी तरह दीवाना हो गया। नईमा को भी मैंने बुला दिया और जब वो शादी करके आगे बढ़ गई थी तो मैं कब तक उसका शौक मनाता। अम्मा मुझे बार बार गाँव आने का कह रही थी, लेकिन मैंने अम्मा को अपनी नौकरी की खबर सुना दी थी और कह दिया था कि अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा। मेरी सारी तवज्जो, सारा ध्यान सिर्फ मैडम की तरफ ही था। मैं हर वक्त अपनी नज़रों से उनके वजूद को तकता रहता। मेरा बस चलता तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लेता, लेकिन वो आलीशान महल में रहने वाली अमीर औरत मेरे बस से बाहर थी। और फिर मेरी नौकरी के 10 दिन बाद ही मैडम का शौहर बैरून मुल्क से वापस लौटा तो उसे देखकर मेरा दिल जल उठा था। वो एक आम शक्ल का, सूरत का आदि था जो मैडम के साथ बिल्कुल नहीं जचता था। उसने आते ही मुझे देखा तो गुस्से में मैडम से पूछने लगा, ये तुमने किसको रख लिया है? मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें किसी गार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मैडम ने आस्तगी से कहा, मेरी सब दोस्तों के पास गार्ड्स हैं तो मैंने भी रख लिया, इसमें ऐसी कौन सी बात है? लेकिन मैडम का शौहर उन पर गुस्सा होने लगा। वो खामोशी से अपने शौहर की बातें सुनती रही और इसी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर मैडम के शौहर ने मुझे नहीं निकाला था। वो बस 1 हफ्ते के लिए लौटे थे, फिर इन्हें वापस जाना था। उस 1 हफ्ते में मैडम पूरी तरह अपने शौहर के पीछे पीछे घूमती नजर आ रही थी। ना उन्होंने किसी मॉल का रुख किया, ना कहीं बाहर गई। एक रात तो मैंने मैडम को इतना तैयार देखा कि मैं पलक ने झपकना ही भूल गया। और फिर मुझे पता चला उनकी शादी की पहली सालगिरह है जब भी वो अपने शौहर के लिए तैयार हुई थी। मगर उस रात ना जाने क्या बात हुई कि मैडम बहुत उदास नजर आ रही थी। मेरी छुट्टी हो चुकी थी, मैडम को कहीं बाहर नहीं जाना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से काफ़ी दूर थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मैडम के लिए जो जज्बात रखता हूँ वो उनसे बयान कर दूँ, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिर 1 हफ्ते बाद मैडम का शौहर वापस गया तो वो बहुत बुझी बुझी नजर आने लगी। शौहर के जाने के बाद ना वो किसी मॉल गई थी और ना ही उन्होंने किसी पार्टी का रुख किया था, बल्कि वो घर में ही महदूद हो गई थी। ऐसा लगता था
जैसे अपने शौहर के जाने के बाद बहुत उदास हों। एक शाम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, दिलशेर, मेरे तारों में बहुत तकलीफ है, क्या तुम मेरे पाँव दबा दोगे? मैडम की बात सुनकर मैं खामोशी से उनके कदमों में जा बैठ गया और उनके गोरे चिट्टे पैरों को अपनी बारी बारी उंगलियों से दबाने लगा। वो तकिए से सर लगाए बैठी थी। कहने लगी कि तुम्हारे मालिक के जाने के बाद मैं बिल्कुल तनहा हो जाती हूँ। मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। इतना पैसा है लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत खाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा मालिक मुझे छोड़कर ना जाए। मालकिन और भी बहुत कुछ कह रही थी और मैं बस खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था और साथ साथ उनके पैरों को दबा रहा था। काफ़ी देर तक वो अपने दिल की बातें मुझसे करती रही। उन्होंने बताया था कि उनकी और मालिक की पसंद की शादी थी, लेकिन अब मालिक का कारोबार इतने मसरूफ़ हो गए थे कि उन्हें वक्त ही नहीं दे पाते थे। उनके वालिदैन नहीं थे, ना कोई बहन भाई था, इसलिए जब मालिक प्रदेश जाते तो वो यहाँ तनहा होती। उन्होंने कुछ दोस्तियाँ की थी, लेकिन हाई सोसाइटी की दोस्तियाँ भी दिखावे की होती हैं। जब सब मिलते तो एक दूसरे से खुद को बदतर ज़ाहिर करते और इसी बर्तरी के चक्कर में मैडम ने मुझे बिगाड़ रख लिया था। लेकिन उनका कहना था इन्हें ये झूठी दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे पहली बार एहसास हुआ या बाज़ाहिर बहुत खूबसूरत नज़र आने वाली मालकिन के अंदर बहुत ज़्यादा दुख था। वो बहुत उदास थी। उन्हें किसी के साथ की ज़रूरत थी। मेरा दिल चाहा था कि हाथ बढ़ाकर उन्हें सीने से लगा लूँ, उनकी उदासियाँ दूर कर दूँ, लेकिन मैं एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बस खामोशी से उन्हें सुन रहा और बस यही कहता रहा कि कुछ देर बाद उनकी आंखें बंद होने लगी। मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन अपना धड़कता हुआ दिल वहीं छोड़ आया। फिर बार बार ऐसा होने लगा। मैडम जब भी तन्हाई का शिकार होती तो मुझे अपने कमरे में बुला लेती, एक दोस्त की तरह मुझसे बात करती। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे कभी तरजीह नहीं दी थी। मगर धीरे धीरे मैं मालकिन के और भी नज़दीक होता जा रहा था। मेरा दिल पहले से ज़्यादा उनका दीवाना हो गया था। मेरा बस ना चलता कि मैं उन्हें पूरी तरह हासिल कर लेता। दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। फिर एक दिन गाँव से फ़ोन आया। अम्मा ने अचानक ही पैसों का तकाजा किया था। सैलाब के पानी से फसलें बह गई थी, घर के हालात ख़राब हो गए थे और अम्मा को पैसों की ज़रूरत पड़ गई थी। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं सीधा मालकिन के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बयान की। और रात के कोई 11 बज रहे थे। मालकिन अपने कमरे में जिस लिबास में थी उसे देखकर मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थी। दिल बेचैनी का शिकार हुआ था। मालकिन बिस्तर पर नीम दराज थी, अपनी बुरी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर मेरी पूरी बात सुनकर उन्होंने अपने पर्स से एक बड़ी रकम निकालकर मेरे हाथ में रख दी। मालकिन के वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू मुझे दीवाना कर रही थी। मालकिन कहने लगी, परेशान ना हो, ये पैसे अपने गांव भिजवा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वह दोबारा बिस्तर पर लेट गई थी और मैं उनके कमरे से बाहर निकल आया था। लेकिन मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मेरा सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया था। मैं एक लंबा चौड़ा भरपूर मर्द था, कब तक अपनी ख्वाहिशात को दबाता। इसलिए मैंने गलत तरीके से मैडम को हासिल करने का फैसला कर लिया। जब मैडम ने मुझसे दूध मंगवाया तो मैंने उनके दूध में नींद की गोली मिलाकर वो दूध उन्हें दे दिया। और जब मुझे यकीन हो गया कि मालकिन गहरी नींद सो चुकी होंगी तो मैं उनके कमरे में गया। लेकिन जैसे ही मालकिन के करीब हुआ तो मेरे तो होश उठ गए, क्योंकि मालकिन को सीधे करते ही मेरी नज़र उनके मुंह से बहते हुए जाग पर पड़ी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे क़यामत आ गई हो। मालकिन को क्या हुआ था? क्या नींद की गोली ने इनकी हालत ये कर दी थी? मैंने मालकिन को हिलाया, लेकिन वो तो अपने होश खो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी जर्सी पहनी और मालकिन को उठाकर बाहर की तरफ भागा। ड्राइवर उस वक्त मौजूद नहीं था। मैं खुद ही गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल वाले उसे खुदकुशी कहकर मैडम का इलाज करने को राजी नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके डॉक्टर को राजी किया। मैडम का इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि जहर की वजह से ये हुआ है। मैडम की हालत खतरे से बाहर थी। पुलिस आ चुकी थी। मैडम के होश में आने का इंतजार था। पुलिस वाले बार बार मुझसे भी पूछ रहे थे कि मैडम को क्या हुआ, लेकिन मेरे तो अपने ही होश उड़ चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या नींद की एक गोली की वजह से यह सब कुछ हुआ है। मुझे तो अपना आप सूली पर लटकता नजर आ रहा था। फिर जब मैडम होश में आई और उनसे तफ्तीश शुरू हुई तो वो सर झुकाकर जो कुछ बोली वो सुनकर मेरे अपने होश उड़ गए। वो कहने लगी उन्होंने जहर खाया था जिसकी वजह से ये हुआ। पुलिस वाले जानना चाहते थे कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। इस पर उन्होंने बताया कि उनका शौहर जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो शौहर कहलाने के लायक नहीं है। मैडम ने रोते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर रही है क्योंकि उन्हें इससे मोहब्बत हो गई थी। वो आंखें बंद करके अपने शौहर का इतबार करती थी। उन्होंने अपना सारा कारोबार भी अपने शौहर को सौंप दिया। वो अपनी तन्हाई में किसी सच्चे जीवन साथी की तलाश में थी। लेकिन इस वक्त उनकी जान निकल गई जब उन्हें पता चला कि उनका शौहर उनका कारोबार संभालने के बहाने गैर औरतों के साथ तल्लक बनाता है, औरतों को नौकरी पर रखने के बहाने उनको इस्तेमाल करता है, बैरून मुल्क के दौरों के बहाने वहाँ पर अयाशियाँ करता है। मैडम ने कई बार अपने शौहर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ मुकर जाता, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन किसी न किसी तरह मैडम को पता चल गया। जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी उस दिन मैडम को पता चला कि उनके शौहर ने किसी और औरत से भी शादी कर रखी है। उन्हें लगा कि वो जीते जी मर जाएंगी और अपने शौहर से अलहदा होना चाहती थी, लेकिन उस एक आदमी के सिवा उस दुनिया में उनका कोई भी नहीं था, ना कोई दोस्त था, ना कोई रिश्तेदार। इसलिए वह अपने शौहर से अलग भी ना हो सकी और इस गम को झेलने लगी। लेकिन कल रात उन्हें पता चला
कि उनके शौहर ने उनके कारोबार का एक बड़ा हिस्सा धोखे से अपने नाम करवा लिया है। उन्हें इस कमज़ोर लम्हे में दस्तक करवाकर उनसे उनकी जायदाद भी छीन ली है। उन्हें दौलत और जायदाद की तो लालच नहीं थी, लेकिन शौहर की इस बेवफाई ने उन्हें मार डाला था। इसलिए रात उन्होंने दूध का गिलास साथ जहर भी लिया। वो तो इत्तेफाक था कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के नाम पर उनके कमरे में गया था और मैंने मौका पाकर उन्हें बचा लिया, और इस बात का उन्हें बहुत अफसोस था। वो इस बात पर मुझसे नाराज़ थी कि मैं उनके कमरे में क्यों आया, मैंने क्यों उन्हें बचाया। वो मर जाना चाहती थी। मालकन की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो पहले से एक कमज़ोर और हालात से हारी हुई औरत थी और मैं मज़ीद उन्हें बर्बाद करना चाहता था। पुलिस तो बयान लेकर चली गई थी, लेकिन मैंने अपना जुर्म मैडम के सामने कबूल कर लिया था। उन्हें बताया था कि मैं उनकी मोहब्बत में डूब गया था और इसलिए यह हरकत कर बैठा था। मैंने बताया कि मैं उन्हें इस्तेमाल करने उनके कमरे में पहुंचा था, लेकिन उनके मुंह से निकलता झाग देखकर उन्हें हस्पताल ले आया। मैडम कितनी देर तक मुझे हैरत से देखती रही और फिर पूछने लगी कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? अब मेरे अपने शौहर के साथ गुजारा नहीं है। अगर मैं उससे तलाक ले लूँ तो क्या तुम मेरी तन्हाई के साथी बनोगे? मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जिसके दिल में दौलत की लालच ना हो, जो बेगर्ज होकर मुझे अपनाए। मैं अपने रिश्तों के लिए तरसती हूँ। औरतों, मुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए। मैंने मुस्कुराकर मालकन से कहा, मैं आपसे शादी करके आपको अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। वहाँ की सादा और मोहब्बत भरी जिंदगी देखकर आप खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैडम ने मेरी बात मान ली। उन्होंने अपने शौहर से तलाक ले ली और फिर कुछ महीनों बाद मुझसे शादी कर ली। मैं मैडम को लेकर गाँव पहुँचा तो हर कोई मेरी इतनी खूबसूरत बीवी देखकर हैरान रह गया। हम बड़ी सी गाड़ी में आए थे। हर कोई मेरी किस्मत पर रश्क कर रहा था। फिर मुझे पता चला कि नईमा को मुंशी के बेटे ने बहुत बुरी तरह रखा है। वो उसे मारता पीटता है, जुल्म करता है। नईमा अपने फैसले पर पछता रही थी। कभी कभी इंसान खुद अपने हाथों से अपने लिए गलत फैसले कर लेता है। मैडम ने भी यही किया था और नईमा भी यही। लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं, बहुत जल्द बहुत गलत फैसले कर जाती हैं। इसलिए मैं सब लड़कियों से कहूँगा, सोच समझ कर फैसले करें। आज मैं और मेरी मैडम एक साथ बहुत खुश हैं। उन्होंने अपने शौहर को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दिया है। उनकी जायदादें उन्हें वापस मिल गई हैं, लेकिन मुझे उनकी जायदाद से नहीं बल्कि उनसे मोहब्बत है, और यही सबसे बड़ा सच है।